Hello friends, welcome to स्वदेश न्यूज. मी शिवाली श्रीवास्तव. I welcome you my show बातें सितारों की. Today we'll talk to Mr. English teacher. आप सोच रहे होंगे ये आज बातें सितारों की में इंग्लिश में बातें क्यों हो रही हैं, वो भी ऐसी इंग्लिश जो समझ से परे है. घबराइए नहीं, मेरी इंग्लिश इतनी भी बुरी नहीं है. लेकिन आज हमारे साथ एक खास अंग्रेजी टीचर जुड़े हैं जिन्होंने हमें ये इंग्लिश सिखाई है. और क्या क्या सिखाया है उन्होंने, क्या क्या सीखा है खुद उन्होंने, सब जानने की कोशिश करेंगे. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में. आप देख रहे हैं बातें सितारों की. मैं हूं आपके साथ शिवाली श्रीवास्तव और आज हमारे साथ हैं इश्तियार खान जी. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज में. सर बहुत सारी बातें आपसे करनी है, बहुत सारी बातों की शुरुआत हम करेंगे. जिस तरह से हमने आपकी पूरी जर्नी को देखा है, पूरे सफर को देखा है. सर अगर मैं बात करूं आपके पहले नुक्कड़ नाटक की, तो गिली गिली फू आपका पहला नुक्कड़ नाटक था. उसके पीछे का एक बहुत मजेदार किस्सा भी है, जिस तरह से आपको वो रोल मिला था. मैंने आपके इंटरव्यूज पढ़े, जब मैंने सुना कि बहुत मजेदार तरीके से, क्योंकि आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट ज्यादा था उस वक्त, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप वो किस्सा बताएं. जी. दरअसल मैं भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा पन्ना में मेरी शुरुआत हुई नाटक रंगमंच में. जब मैंने शुरू किया नाटक करना, तो मैं ढोलक के लिए उधर गया था, क्योंकि ढोलक वाले की उनको ज़रूरत थी. तो उन्होंने श्री देवेश मिश्र जी हैं जिन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया. यूँ कहिए कि मुझे स्टेज पर लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है. तो जब मैं ढोलक बजाता था, तो कई नाटकों में मैंने ढोलक बजाई, नुक्कड़ नाटक जाके किया करता था. लेकिन एक समय ऐसा आया कि कोई एक हमारे सह कलाकार जो हैं वो नहीं आए और नाटक होना था. तो सारे लोग डरे हुए थे कि आखिर क्या करें, कैसे हो सकता है, ये कैसे कर सकते हैं. अब तो शो होने वाला है, दर्शक क्या सोचेंगे. हालांकि नुक्कड़ नाटक था. तो मैंने अपना हाथ उठाया, मैंने कहा मैं कर सकता हूँ क्या. तो उन्होंने कहा यार कर लोगे. हमने कि 5 मिनट में आप मेरी रिहर्सल देख ली. अच्छा होता क्या है कि अक्सर जो ढोलक बजाते हैं या जो बाहर खड़े हुए होते हैं, नाटक नहीं कर रहे होते हैं, उन्हें सबसे पहले डायलॉग याद होते हैं, क्योंकि वो सुन रहे होते हैं सबको. तो मुझे सब याद था, मैंने करके दिखाया, उनको बड़ा मज़ा आया. तो मैंने वो कर दिया. जमूरे का कैरेक्टर था और गिली गिली फू करके नाटक था, साक्षरता अभियान चला था, उसके ऊपर था और वो काफ़ी सराहा गया. तो मेरी जो एक्टिंग की जर्नी जो है, वहाँ से उसकी शुरुआत हुई. जी बिल्कुल. और इश्तियाक जी, म्यूजिक में ज्यादा झुकाव था, जैसा आपने भी बताया कि आप ढोलक बजाया करते थे, आपने राग संगीत का जो है वो अध्ययन भी किया है. ऐसे में थिएटर में एक्टिंग करना कितना अलग एक्सपीरियंस था? क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगा. मेरी दिशा ही अलग थी. मैं तबला सीखता था श्री भगवत प्रसाद मिश्र जी से. मेरा दिमाग जो है, जो रुझान था, वो संगीत पर ही था, क्योंकि वो कला क्षेत्र है. तबला भी लोगों के सामने ही बजाया जाता है. तो बस ये था कि मुझे ये महसूस हुआ कि शायद मैं इसमें ज़्यादा अपने आप को सहज पाता हूँ. तो मुझे, जब मैंने पहली बार किया था, तो मुझे किसी स्टार से कम महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि लोग आए थे, तारीफ़ की थी. मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था. लोगों ने गले लगाया, तालियां बजीं. हमारे जो टीचर थे स्वर्गीय मकबूल सर, वो बड़े खुश हुए. उन्होंने दूसरे दिन पूरे स्कूल को बुलाया, बताया देखो ये अपने इधर का लड़का है, इसने ऐसे ऐसे काम किया. तो वो जो एक उत्साहित जो करने का उनका जो तरीका था, वो मुझे ना बहुत ज़्यादा भा गया. और फिर वो मैं उसी तरफ अपने आप को लेता चला गया. बिल्कुल. इश्तियाक जी, मध्य प्रदेश से आप ताल्लुक रखते हैं. मुंबई जाने का कब सोचा कि अब बस बहुत हो गया, मध्य प्रदेश से बाहर निकलकर मुंबई जाकर अपना करियर अपनाना है और अब एक्टिंग में हाथ आजमाना है? जब मैं नाटक किया करता था, तो अन्वेषण थिएटर ग्रुप सागर वालों ने एक वर्कशॉप की. स्वर्गीय श्री बाबा कारन जी उसके निर्देशक थे. तो उधर जाके पता चला कि कोई NSD करके एक संस्था है, जहां आप अच्छे से ट्रेनिंग ले सकते हैं
और इसी काम को आप प्रोफेशनल तरीके से अपना सकते हैं। तो फिर मैं वहीं गया। मैंने उसके लिए मैंने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन मुझे पता चला कि बीए करना ज़रूरी है। तो फिर मैंने आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे से की, और मैंने पढ़ाई सिर्फ एनएसडी जाने के लिए की। मुझे जी। नौकरी और इससे कुछ लेना देना नहीं था। मैं थोड़ा इसी टाइप का आदमी था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, लेकिन नौकरी नहीं करनी इसलिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं सोचता था। ऐसी मेरी सोच थी। लेकिन फिर जब पता चला कि यार अगर एनएसडी जाना है तब भी पढ़ना पड़ेगा, फिर हमने कहा जब पढ़ना ही है, अब नियति ही यही है, तो फिर मैंने बीए किया और फिर मैं एनएसडी पहुंचा। एनएसडी पहुंचने के बाद 3 साल की ट्रेनिंग ली। फिर मैं आया, मैंने अपने क्षेत्र में कुछ नाटक किए, सागर में, पन्ना में, नरसिंहपुर में, ऐसी जगह घूम घूम के नाटक किए। फिर मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं उस हिसाब से नहीं कर पा रहा हूँ। जो एकेडमिक चीज़ें हैं, अगर प्रोजेक्ट कहीं से लेना है तो मैं नहीं कर पाता था। अपने आप को जो सरकारी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें मैं अच्छे से थीसिस नहीं बना पाता था, जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल पे ज़्यादा विश्वास करता था। तो मुझे लगा कि मैं अब मुंबई ही निकल जाता हूँ, क्योंकि फिर से इसमें भी वही है, लिखना पढ़ना, फिर लिखाई पढ़ाई चालू हो जाएगी। जी। तो मैंने कहा भैया ऐसा है, जय श्री राम करके अपने निकल लूँ इधर से। जी तो बिल्कुल। मैं और एनएसडी का आपने जिक्र किया इश्तियाक हाँ। जी, आप जब पास आउट हुए क्या लग रहा था, कैसा एक्सपीरियंस था वो कि अब बस मुंबई जाके मतलब अब तो फिल्म करनी है या बहुत अच्छे अच्छे रोल मिलेंगे, दिमाग में क्या कुछ फीलिंग्स थी उस वक्त, और जब आपने रियलिटी देखी तो कितना मुश्किल लगा वो एक अगर हम कहें फैंटेसी वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड का बीच का जो गैप होता है अपने? देखिए, जब मैं एनएसडी कर रहा था तब तो दिमाग में नहीं था कि मैं मुंबई जाऊंगा, लेकिन उसके बाद जब मैंने परेशानियां देखी, क्योंकि मैं एक्टर आदमी हूँ, मुझे ये लगा कि मैं एनएसडी से निकलने के बाद किस संस्था में जाके काम करूंगा। मैंने देखा कि एनएसडी की रिपेटरी है, वो 6 साल उधर रखा जाता है, उसके बाद फिर ज़ीरो हो जाता है एक्टर। डायरेक्शन डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्टर की बात कर रहा हूँ। एक्टर को निकलने के बाद किसी भी रिपेटरी में काम करने के लिए आर्थिक तौर पे उसको उतना पेमेंट नहीं मिल रहा था जो वर्तमान समय की ज़रूरत है। तो मुझे ये मेरा पर्सनल वो है, मतलब एक्सपीरियंस है या सोच है। मुझे लगा कि मुझे ना इतना कम पैसे में मैं क्या अपने आप को, अपने परिवार को सही तरीके से रख पाऊँगा। ये सब चीज़ें चलती रहीं, उसके बावजूद भी मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन मेरा बेसिक स्वभाव जो है, बेसिक जो ट्रेनिंग ली थी मैंने, वो एज एन एक्टर ली थी। मैं कहीं भी किसी भी रेपेटरी में जा नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे आर्थिक पैकेज बहुत कम लग रहा था। इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, मुझे, और अगर मैं एक्टिंग के अलावा कुछ कर रहा था, मैं डायरेक्शन में या म्यूज़िक में, तो मुझे कुछ अच्छे पैसे मिल रहे थे, लेकिन मेरा वो ट्रेनिंग नहीं थी, मेरा शौक़ नहीं था इतना ज़्यादा जो ज़्यादा मुझे अपनी तरफ खींचे। तो मैं फिर इस चक्कर में सोच सोच के एक बार निर्णय लिया कि नहीं भाई, मैं तो अब मुंबई जाऊंगा। परिवार वालों का कितना सपोर्ट मिला इश्तियाक जी, क्योंकि ये जो टाइम होता है जब इंसान सोचता है कि हर तरह से उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मेंटली भी इंसान जब एक्टिंग में जाता है तो काफ़ी कुछ परेशानियां भी होती हैं, ऑडिशंस देने होते हैं, रिजेक्शन भी मिलते हैं। तो उस टाइम पे जब आपने सोचा, जब आपने घर वालों को बताया होगा कि मुझे मुंबई जाना है, क्या रिएक्शन उनका था और कितना सपोर्ट मिला? मेरे घर वालों का वो होता ना कि 100% से 200% सपोर्ट था, जबकि मेरे घर वाले आर्थिक तौर पे उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं किसी भी जगह, कहीं भी जाने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है, और मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ये था उनका सपोर्ट करना। और इसलिए भी मैं ज़्यादा फिर शिद्दत से लगा रहा कि मुझे ना इन लोगों को, जो इन लोगों का सपना है मेरे लिए, मैं वो पूरा करूं किसी भी कीमत में। बिल्कुल। अगर इश्तियाक जी रिवाइंड किया जाए आपकी थोड़ी सी करियर लाइफ को, तो अज्ञात में सबसे पहले आपको जी। जो काम मिला था, कैसे ऑफर हुई थी, स्ट्रगल कितना करना पड़ा था उसके लिए, क्योंकि उससे पहले आपने कई ऑडिशंस दिए होंगे, कई तरह के रिजेक्शंस भी झेले होंगे। कैसा लगा था उस वक्त कि अब हार जाना है या अब आगे बढ़ना है, और जब अज्ञात ऑफर हुई तो किस तरह से वो आपको फिल्म मिली थी?
अज्ञात मुझे पता चला कि राम गोपाल वर्मा जी एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें एक ऐसे ऐसे कैरेक्टर की ज़रूरत है। तो मेरे एक मित्र हैं निखिल द्विवेदी जी, उनसे ऐसी बातों बातों में जिक्र हुआ कि यार इधर जाने के लिए कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, क्या किया जाए। तो बोले किसके पास जाना है? हमने कि राम गोपाल वर्मा से मिलना है। तो बोले रुको, अच्छा इत्तेफाक से उनकी शायद बात हुआ करती थी, तो उन्होंने उस समय फ़ोन लगा दिया और उन्होंने फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा भेजो उसको। मैं गया और मुझे मालूम था कि उन्हें इस टाइप का कैरेक्टर चाहिए और वो ऑडिशन नहीं लेते। तो मैं घर जाके वैसे ही कैरेक्टर जैसा उनको चाहिए था वैसा ही गेटअप लिया मैंने और उसी टाइप से बन के गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये सिर्फ बात करेंगे मुझसे और शायद हो सकता है कि अगर मैं अच्छे बन ठन के जाऊं तो शायद ना ले मुझे। तो मैंने थोड़ा दिमाग से काम लिया, मैं वैसा ही कैरेक्टर बन के गया उनके पास और जैसे ही गया उनको वो कैरेक्टर दिख गया, क्योंकि वो ऑडिशन तो लेते नहीं थे और मैं एनएसडी से था, तो उन्हें विश्वास था कि ये व्यक्ति जो है एज एन एक्टर तो सही ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद हमें ये एक सितारा जो है वो देखने को मिला, जो आपके दमदार किरदार हैं। चाहे हम कई तरह की जो वेब सीरीज भी आपने की है, मिर्जापुर की हम बात करें, लूडो फिल्म में आप नजर आए हैं, तमाशा मूवी में आप नजर आए हैं, बेहद अहम किरदार आपने निभाए हैं। लेकिन इश्तियाक जी, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन रिजेक्शन जो होता है वो कई लोगों का मनोबल तोड़ देता है। हमने अक्सर देखा है कि लोग मुंबई जाते हैं एक सपना अपनी आंखों में लिए कि एक स्टार बनना है, लेकिन रिजेक्शंस का जब वो सामना करते हैं तो कई तरह की खबरें भी हमने देखी हैं। तो कभी मनोबल तो नहीं आपका टूटा? कभी ये तो नहीं लगा कि मैं नहीं कर सकता, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, मुझे शायद वापस लौट जाना चाहिए? वापस लौटने का कभी सोचा नहीं, और सोचा इसलिए नहीं क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है वापस लौटने का मेरे पास। मैं अगर एक्टिंग नहीं करता तो हो सकता कि मैं उधर स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा होता, या हो सकता है मैं डायरेक्शन क्षेत्र में चला जाता या म्यूज़िक क्षेत्र में चला जाता। मैं उधर से लौटने का कुछ मेरा होता ना कि एक दिशा बन जाती है कि आप इधर से नहीं तो इधर चले जाएंगे, वो दिशा नहीं थी, वो इसी तरफ ही जाना था मुझे। मैं कभी कल्पना ही नहीं कर सकता था और मैंने सोचा भी नहीं था कभी, और अभी भी नहीं सोचता हूँ मैं कि लौट के आऊँगा, लौट के चलो वो है ना, लौट के बुद्धू घर को आए जी। वो सब मैंने कभी सोचा नहीं। शायद इसलिए भी मेरे पास काम है और मैंने काम करना शुरू किया। रहा सवाल आपका कि रिजेक्शन जो है वो होता है, ज़्यादातर मिलता है। आप मुझ जैसे लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि आप कोई आडंबर, मैं अक्सर जब मैं बात करता हूँ तो लोगों को लगता नहीं है, जब तक वो काम नहीं देख लेता हमारा, जब तक वो समझ नहीं लेता मुझे, तब तक उनको लगता है कि ये एक्टिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरी बोलने की आदत, मेरी जो बात करने का तरीका है, उससे मैं एक्टर कहीं से झलकता नहीं हूँ। तो बस वही एक दिक्कत होती है, जब तक मेरा कोई काम नहीं देखता है तब तक मुझे रिजेक्शन का डर लगता है कि शायद ये मुझे नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही मुझे बोला जाता है कि आप ये करिए, तो मुझे लगता है 90% कि मैं इसमें हो जाऊंगा। बिल्कुल इश्तियाक जी, जब आपने इंडस्ट्री में कदम रखा तो हमने पढ़ा है, सुना भी है कि राजपाल यादव से आपकी काफी तुलना की गई थी। उस वक्त पे भी आपके किरदारों को भी काफी राजपाल यादव जी के साथ जोड़ के देखा जा रहा था, और ऐसा भी कहा जा रहा था क्योंकि ज्यादातर सेम चीजें हैं, तो भाई इसलिए आप इंडस्ट्री में आए हैं। तो उस वक्त कैसा लगता था जब आपकी तुलना राजपाल यादव जी से की जाती थी? क्योंकि मैं एनएसडी से निकला था और राजपाल भाई जब एनएसडी में थे तो उस समय जो माहौल था एक्टिंग का, जो करने का तरीका था, उन्होंने अपने हिसाब से उसको डेवलप किया था। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मैं सेकंड नहीं बोलना चाहता था कि सेकंड राजपाल, क्योंकि मैं खुद अपने आप में मेरा अपना अस्तित्व है, तो मैं नहीं चाहता था। उनकी एक्टिंग स्टाइल जो थी वो अपनी थी, मैं अपना करना चाहता था। और एक ये भी था कि अगर मैं ऐसा करता रहूँगा तो भाई मैं डुप्लीकेट ही करूँगा, तो ओरिजिनल को ही वक्त मिलेगा ना कि भाई उनको बुला लो। मेरा क्या, अपना क्या, मेरी अपनी सोच है, मैं अपने तरीके से एक्टिंग जो है उसको सोचता हूँ, उसकी स्टाइल सोचता हूँ कि किस तरीके से करना चाहिए, मेरी अपनी अप्रोच है। तो मुझे बड़ी समस्याएं हुई, अभी भी होती हैं,
कई लोग मुझे बुलाते हैं और उस टाइप की एक्टिंग करने को कहते हैं और मैं उनको नकारता हूँ। इस कारण से कई प्रोजेक्ट मुझे मिलते नहीं हैं। मुझे उनको लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो इस तरीके का चाहिए था, क्योंकि राजपाल भाई शायद उपलब्ध नहीं होते हैं उनके पास, तो वो सोचते हैं कि इनको बुला लिया जाए। और मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कि मेरा अपना अस्तित्व है, मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। आप मेरी स्टाइल की शैली आपको अगर चाहिए, मेरी स्टाइल चाहिए, जी। तो आप ज़रूर मुझे मौका दें, मैं करूँगा। बिल्कुल इश्तियाक जी, इससे आपने बहुत अच्छा मैसेज भी एक दिया है कि हाँ। किसी को कॉपी करने से, किसी का डुप्लीकेट बनने से बेहतर है कि आप अपनी पहचान बनाएं, अपना जी। अस्तित्व बनाए रखें। तमाशा की हम बात करें इश्तियाक जी, फुकरे रिटर्न्स की हम बात करें, और फंस गए रे ओबामा, वो जो किरदार है आपका, वो बेहद मतलब अलग टाइप का बेहतरीन किरदार था। तो जब आपको ऐसे किरदार ऑफर हुए, जब आपको क्या लगा कि अब वो सब आपको मिल रहा है जो सब आपको चाहिए था, किरदारों की अगर हम बात करें तो, कि अब आप ऐसे ही किरदार में करना चाहता था और अब कहीं ना कहीं मैं उसमें सफल हुआ हूं, जिस तरह के किरदार अब मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि फंस गए रे ओबामा में बहुत अलग टाइप का आपने कैरेक्टर निभाया है। जी, जी। शुरुआती दौर का वो कैरेक्टर है मेरा, फंस गए रे ओबामा। मेरी दूसरी फ़िल्म है, मैंने वो ये की। उसके बाद मुझे जो मैं चाहता था वैसे ही लोगों ने जी, होता ये है कि आप जो चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िद पर अड़े रहें, तो लोग भी आपको 3 बार, 4 बार, 5 बार बोलेंगे कि नहीं, 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 नहीं। लेकिन छठवीं बार आपकी जगह ज़रूर बनेगी। तो वैसे ही हुआ मेरा, मैंने फंस गए रे ओबामा किया, फिर उसके बाद मुझे फटा पोस्टर निकला हीरो, थोड़ा जी। अलग कैरेक्टर मिला। फिर उसके बाद मैंने तमाशा किया, तमाशा में रिक्शे वाले का कैरेक्टर था, बिल्कुल अलग था इससे। फिर मुझे एक अलग कैरेक्टर करने को मिला अनारकली ऑफ आरा में। वो लोग अधिकतर कॉमेडी में यूज़ कर रहे थे मुझे, लेकिन मैंने तमाशा और अनारकली ऑफ आरा में कुछ ऐसा काम करने का मौका मिला जो मैं चाहता था कि मुझे एज एन एक्टर पहचान मिले, ना कि कॉमेडियन एक्टर जी। या कॉमेडी करने वाला एक्टर। मैं वो उसमें सफल होता दिख रहा हूँ। अभी धीरे 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 लोग मुझे एज एन एक्टर पहचान देने लगे हैं, और आगे भी अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि मुझे एक्टर के उसमें जाना जाए, ना कि कॉमेडी एक्टर के नाम से पुकारा जाए। जी बिल्कुल, नो ऑफेंस इश्तियाक जी, लेकिन हमने पढ़ा भी है, मैंने आपके कई इंटरव्यूज भी जब देखे तो सामने से ये बात भी आई कि हाइट को लेकर भी काफी कुछ आपको परेशानी का सामना करना जी, पड़ा जी। था, उस वक्त काफी कुछ सुनना भी पड़ा। तब क्या लगा था कि जो लोग, क्योंकि ये मैसेज आपकी तरफ से उन लोगों के लिए भी जो जाना चाहते हैं इंडस्ट्री में और अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं किसी भी एक क्षेत्र में, लेकिन उनको बस यही डर है कि वो इस तरह का उनको प्रॉब्लम है अगर। देखिए क्या होता है कि हमारे इधर ना किसी भी चीज़ को लेके एक दिमाग में एक एक स्ट्रक्चर खिंच जाता है कि जी। आप जब कॉमेडी की बात करेंगे तो आपको लगेगा चार्ली चैपलिन, जी। है जी। ना, आपको लगेगा मुकरी, आपको लगेगा, तो जो जो छोटे हाइट के लोग हैं वही अधिकतर कॉमेडी में इस्तेमाल किए गए हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर, चाहे वो राजपाल भाई हों या रघुवीर भाई हों या कुछ कोई और भी लोग हैं। तो जैसे ही छोटे हाइट या इसके होते तो लोगों का जहन जाता है यार ये कॉमेडी अच्छा करेगा, जी। और होता भी आया है ऐसा। तो हाइट फिर वो जब वो जहन में बन जाता है तो 90% लोगों का दिमाग जो है उसी हिसाब से काम कर रहा होता है कि, लेकिन मैं ये बोलता हूँ, हमेशा उदाहरण देता हूँ कभी भी, जैसे मैं NSD में था तो एक नाटक था कोमल गांधार, उसमें भीष्म का कैरेक्टर था। जब मुझे नहीं दिया गया तो मैंने कहा मैं ऑडिशन देता हूँ। आपको कैसे मालूम भीष्म हाइट से बड़े होंगे? जी। उनकी फ़ोटो तो नहीं है ना। भीष्म हो सकता हमारे हाइट के हों। भाई अगर सचिन जी की तस्वीर ना हो, वो सिर्फ आवाज़ हो और उनकी कोई तस्वीर ना हो, तो उनके बारे में अगर लिखा जाए तो आदमी क्या सोचेगा, भाई इतने रन बनाए हैं तो अच्छी ताकतवर होगा, लंबा होगा, वजनी आवाज़ होगी। लेकिन उनकी आवाज़ कैसी है बिल्कुल। और उनकी हाइट कितनी है? तो अगर उस हिसाब से सोचा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि हाइट ही सब कुछ है।
आपके काम करने का जो तरीका है वो इम्पोर्टेंट है। आप कितना बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, वो आपके ऊपर है। भाई अगर लादेन की तस्वीर दुनिया के पास नहीं होती और लादेन ऐसे निकल रहा होता कहीं, तो वो संत कहलाता, क्योंकि इतने सॉफ्ट तरीके से बोलता था, वो इतने प्रेम से बोलता था, इतने अच्छे से बोलता था कि उसके कारनामे खतरनाक थे, उसके चेहरे में तो कुछ था ही नहीं। लेकिन अगर उसकी फोटो नहीं होती और उसकी कास्टिंग होती फिल्मों में, तो हो सकता है वो क्रूर चेहरे पे दिमाग आ जाता लोगों का कि कौन सा चेहरा ऐसा है जो खलनायक दिखता है, जबकि वो दिखता ही नहीं है खलनायक। ओरिजिनल उसमें भोला भाला, बड़ी बड़ी सी आंखें, ऐसे लगता है जैसे बहुत संतुष्ट। कितने लोगों को मारा उसने, जी बिल्कुल, है ना। तो ये जो जहनियत है लोगों की, वो तोड़ने की ज़रूरत है। उसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी नहीं होते हैं, लेकिन हारना नहीं है। लोग आपको समझते हैं। जैसे कि आप समझने का एक उदाहरण देते हैं कि जब लूडो फिल्म की शुरुआत हो रही थी, जी तो मुझे दादा ने बुलाया, अनुराग सर ने बोला कि मैं चाहता हूं कि तुम ये कैरेक्टर करो। पुलिस इंस्पेक्टर का था, जी खतरनाक था। कोई नॉर्मल कास्टिंग डायरेक्टर या कोई ऐसा होता जिसके जहन में नहीं होते, जहन में हम पहुंचते ही नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर इतने हाइट का सोचते ही नहीं कोई, लेकिन उन्होंने सोचा, क्योंकि उनके साथ हम मिलते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं। मेरा छोटा भाई है, उनके साथ काम करता है, तो कई बार उनसे मुलाकात हुई, अपने थॉट को मैंने समझाया, तो शायद उनको ये लगा कि यार इसको देखते हैं आजमा के कि क्या कर सकता है ये। तो ऐसे धीरे धीरे लोगों की जो सोचने का तरीका है वो बदलेगा, मुझे आशा है। बिल्कुल इश्तियाक जी, बहुत बड़ा मैसेज भी आपने पहुंचाया है कि इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ाएं, इनको कमज़ोरी ना समझें, अपनी ताकत के तौर पर आगे बढ़ाएं। और इंडस्ट्री में भी मान मिलता है, अगर आप में कला है, वो चीज़ का टैलेंट है। कौन सा किरदार इश्तियाक जी आपके दिल के सबसे करीब है? ऐसे तो हर किरदार जो आपने निभाया है वो सब आपके दिल के करीब होंगे, क्योंकि वो आपके किरदार हैं, लेकिन फिर भी एक खास जो है वो जगह किस किरदार ने आपके दिल में बनाई? देखिए, खास तो 3 किरदार ऐसे हैं जी जो मुझे बहुत पसंद है, हालांकि 4 हैं। जैसे कि फंस गए रोबामा, जिसने मुझे पहचान दी इंडस्ट्री में। सुभाष कपूर जी जो हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं आता शायद, तो शायद मैं इंडस्ट्री में होता, नहीं होता पता नहीं, या कुछ और कर रहा होता, डायरेक्शन में चला जाता है कहीं। उसके बाद मैंने जो ये किया, क्या नाम उसका, तमाशा, वो कैरेक्टर बहुत मेरे दिल के करीब है। और एक और हीरामन, अविनाश सर ने जो मुझे मौका दिया, अनारकली ऑफ आरा, वो भी कैरेक्टर मेरे लिए बहुत अच्छा, मतलब वो मेरे दिल के करीब है। एक और है जो क्योंकि अब इतने सारे नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। एक और कैरेक्टर है जिसका नाम, जो मैंने बच्चन साहब के साथ काम किया था, जी जिसके निर्देशक अपने अनुराग कश्यप जी थे, और वो कैरेक्टर क्लाउन का मैंने किया था और बहुत अलग अंदाज में किया था। तो मुझे लगता है कि इन्हीं सारे कैरेक्टरों से मुझे लोग एज एन एक्टर थोड़ा सम्मान देने लगे हैं, जी और धीरे धीरे मैं ऐसे ही कोशिश करूँगा कि मैं इसी तरीके से अपने आप को इंडस्ट्री में स्थापित करूँ। इश्तियाक जी, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं? अगर सिर्फ मध्य प्रदेश की हम बात करें, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो जिनका सपना है कि वो आगे बढ़े, इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाए, तो क्या कुछ तैयारी सबसे पहले उनको करके जानी चाहिए? मुंबई की अगर हम बात करें, क्योंकि मुंबई जाना बहुत आसान है, लेकिन वहां रहकर अपनी एक पहचान बनाना, एक अलग लाइफ जो है मुंबई में, माया नगरी में लोगों को देखने को मिलती है। देखिए, ये लाइन ऐसी है कि इसका कोई भरोसा नहीं होता कि आप सफल होते हैं या नहीं होते हैं। सफल होने का मतलब ये है कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, उस जगह तक पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसलिए लोग डरते हैं कि हम जाएं, नहीं जाएं, करें, नहीं करें। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप धरातल में रह के ईमानदारी से, शिद्दत के साथ मेहनत करें, अपनी कोशिश करें, लेकिन ये ना सोचें कि ये नहीं होगा तो मैं फेल हो गया, क्योंकि इसका इधर फेल जो मतलब जो
जिनको नहीं मिल पाती है मंजिल, इसका मतलब इस इंडस्ट्री में ये नहीं होता कि वो टैलेंटेड नहीं है। बिल्कुल। आप टैलेंटेड हैं, लेकिन आप वहाँ नहीं पहुँच पाए किसी कारणवश से, तो ये जहन में ये मत पालें कि यार उधर जाएंगे, नहीं कुछ मिला, नहीं कुछ हुआ, तो या नहीं मिल रहा है आपको, आप गए भी हो, नहीं भी मिल रहा है आपको, और आप ये जहन में मत पालें कि आप टैलेंटेड बिल्कुल नहीं हैं, तभी आप सफल होंगे। आप अपने आप को बिल्कुल ये सोचे ही नहीं, बस सतत प्रयास में रहें, तो आप सफल 100% होंगे। बिल्कुल इश्तियाक जी, एक किरदार था जिसकी स्टार्टिंग मैंने अपने प्रोग्राम की थी, जो आपने जिसमें इंग्लिश बोली थी, जो इंग्लिश टीचर का आपका किरदार था। बिल्कुल हम चाहेंगे कि वो एक बार दर्शकों को आप वो इंग्लिश टीचर बन के दिखाएं, जी, कुछ इंग्लिश सिखा दें हमारे दर्शकों को। हेलो यू लॉन्ग हेयर एंड लंकी फेलो, स्टैंड और शिटिंग, यू टुगेदर थिंकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग just a like plate eating, teacher enter no notice, full insulting, English speaking like a undertaker play, Taj Mahal create, again time this behavior, so touch to my fingerprint you chick, so big chick you chick, red chick, the postman, the busy man, the collector letter from the fever student chat bhandar, stand up. वाकई इश्तियाक जी, जो ये कैरेक्टर था वो आज भी लोगों के जहन में, और जो आपकी इंग्लिश थी वाकई। पर इससे मैं जुड़ा किस्सा जानना चाहूंगी कि ये जो क्रिएटिविटी थी, ये आपके दिमाग का ही पार्ट था या फिर डायरेक्टर की सोच ये थी? सुभाष जी की कैरेक्टर सुभाष जी ने ही गढ़ा था जी, क्योंकि उन्होंने ही लिखा था इसको। हाँ, इसमें कुछ कम डायलॉग थे, तो मैं क्योंकि मुझे करना था, अब एक्टर को जब मौका मिलता है, उस शुरुआती दौर में मेरे पास कुछ था नहीं, अज्ञात की हुई थी मैंने, तो मैंने सोचा एक सीन मिला है, इसी को अच्छे से कर लूँ, तो मैंने इम्प्रोवाइज़ करके कुछ बहुत सारा लिख लिया। मैंने कहा सर देखिए मैंने इतना लिखा है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारा ये कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ। फिर उन्होंने बाद में ये बोला कि भाई कुछ ज़्यादा ही लिख दिया तुमने, ऐसा लग रहा है कि फ़िल्म तुम्हारे ऊपर बन जाएगी, तो ये काट दो, ये हटा दो, क्योंकि डायरेक्टर का काम यही होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से छांट छूट के कुछ लाइनें जो है बचाई, जो आपको सुनने को मिली आपको। बस यही हमारी क्रिएटिविटी थी कि मैंने कुछ और उसी कैरेक्टर के मद्देनज़र कुछ लाइनें और लिख ली थी, और उसके बाद हमें बेहतरीन हाँ, इंग्लिश टीचर देखने को मिला। हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इश्तियाक जी आपसे बात करते हुए। दर्शकों को काफ़ी कुछ आपकी लाइफ के बारे में, आपकी स्ट्रगलिंग, जब आप स्ट्रगल किया करते थे तब पता चला। बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें हमें बताने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो बातें सितारों की में आज थे हमारे साथ इश्तियाक अली जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अपने डर को ओवरकम करके भी आप आगे निकल सकते हैं। उन्होंने आपको बहुत सारे संदेश भी दिए, और एक इंग्लिश टीचर का अगर आपने लूडो, तमाशा और जिस तरह की उन्होंने वेब सीरीज की हैं, फिल्में की हैं कई बड़ी बड़ी, उसमें आपने उनका दमदार किरदार देखा। और बातें सितारों की में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक सितारा लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।